आकाश में मचान। संतोष जी ने उस अनजान रिश्ते का क्या नाम दिया? भाभी ने रुपयों का बटुआ गायब करके हमें दोराहे पर ला खड़ा किया। भाई के संरक्षण में धोखा मेरे पति को पच नहीं रहा था, पर भला हो संतोष जी का, जिन्होंने न केवल हमें मुसीबत से उबार लिया बल्कि अनजान संबंधों को रिश्ते का नाम भी दिया। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन एक दिन अनिल ने मेरे पति के गंभीर रोग के बारे में बताते हुए इन्हें शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। मेरी सहूलियत के लिए उन्होंने किसी डॉक्टर शेखर के नाम एक पत्र भी लिख कर दिया था। बड़े भैया दिल्ली में रहते हैं। उनसे फोन पर बात करके पूछा तो कहने लगे, अपना घर है, तुमने पूछा है, इसका मतलब हम लोग गैर हो गए और न जाने कितना कुछ कहा था। इसके बाद ही हम लोगों ने दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाया। यद्यपि मैं जेठानी जी को सही रूप से पहचानती थी, पर ये तो कहते नहीं थकते थे कि दिल्ली वाली भाभी बिल्कुल माँ जैसी हैं, तुम तो बेवजह उन पर शक करती हो। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार होकर आई थी कि जो भी कुछ होगा उसका सामना करूंगी। हम दोनों लगभग 2 बजे दिन में दिल्ली पहुंच गए। स्टेशन से घर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। नहा धोकर खाना खाने के बाद ये आराम करते करते सो गए और मैं बर्तन झाड़ू में व्यस्त हो गई। यद्यपि सफर की थकान से सिर दर्द हो रहा था, फिर भी रसोई में लग गई ताकि भाभी को कुछ कहने का मौका न मिले। शाम को 7 बजे अस्पताल जाकर चेकअप कराना है, ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने 1 घंटा पहले ही जरूरी कागजों तथा अनिल के लिखे पत्र को सहेज कर रख लिया था। चूंकि पहला दिन था और कनॉट प्लेस जाना था, इसलिए 1 घंटा पहले ही घर से निकली थी। हमें शेखर का क्लिनिक आसानी से मिल गया था। मैंने दवाई का पुराना पर्चा और चिट्ठी पकड़ा दी, जिसे देखकर उन्होंने कहा था, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, 15-20 दिनों के इलाज से देखेंगे, संभावना है ठीक हो जाएंगे, वरना इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। परंतु डरने की कोई बात नहीं, सुबह शाम सैर करें और नियमित यहाँ से इलाज कराएं। हम लोग उनकी बातों से आश्वस्त होकर पूछते पूछते बस स्टॉप तक आए। वहाँ से घर तक के लिए बस मिल गई थी। एक दुकान से केक, बिस्कुट और कुछ फल खरीदे तथा घर के लिए चल दिए। मेरे हाथों में इतना सारा सामान देखकर जेठानी जी बोली थी, इस तरह फजूल खर्ची मत करो, घर के घी से बने बेसन के लड्डू तो लाई हो, गुजिया भी हैं, फिर इन्हें खरीदने की जरूरत क्या? उनकी बात काटते हुए मैंने कहा, शहर के बच्चे हैं, घर में बनी मिठाई तो खाएंगे नहीं, इसलिए केक बिस्कुट ले लिए हैं। ठीक है, कहकर उन्होंने एक लंबी सांस भरी। भैया ऑफिस से आ गए थे। हम लोगों को देखकर भैया और बच्चे खिल से गए। हम लोगों ने भैया के पैर छुए और बच्चों ने हम लोगों के। भाभी बैठे बैठे पालक काट रही थी। मैं बहुत थकान महसूस कर रही थी, थोड़ा आराम करना चाहती थी, पर तभी पता चला कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने भाभी से कहा, आप आराम कर लीजिए, रसोई में बना लूंगी। दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले इन्हें सैर कराने ले गई। जैसा भैया ने बताया था, लेन पार करते ही पार्क दिखाई दिया। यहाँ ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इधर उधर घास पर लोग चहलकदमी कर रहे थे। हम दोनों एक बेंच पर बैठे ही थे कि एक सज्जन ने इन्हें उठाया और बोले, चलिए उठिए, आप घूमने आए हैं या बैठने? हम लोग उनके साथ थोड़ी देर तक घूम फिर कर वापस उसी बेंच पर आकर बैठ गए। फिर हम लोगों ने एक दूसरे का परिचय लिया। उन्होंने अपना नाम संतोष बताया। उनकी बेटी राधिका 9वीं कक्षा में पढ़ रही है तथा उनकी पत्नी ने आत्महत्या की थी। ये पूछने पर कि दूसरा विवाह क्यों नहीं किया, वे बोले, दूसरे विवाह के लिए कोई उपयुक्त साथी नहीं मिला। उनका दुख एक मौन दुख था, क्योंकि पत्नी की आत्महत्या से रिश्तेदार व अन्य लोग उन्हें शक की नजर से देखते थे। वे अपने आप को अस्तित्वहीन सा समझ रहे थे। मेरे पति ने उन्हें समझाया, देखिए संतोष जी, आपकी बेटी ही आपकी खुशी है, वही आपके अंधेरे जीवन में खुशी के दीप जलाएगी। हम लोग घर वापस आए तो भाभी अभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। भैया उस समय मंजन कर रहे थे। मैं फौरन चाय बनाने रसोई में चली गई। चाय बनाने के बाद मैं उपमा बनाने की तैयारी करने लगी। बच्चे कह रहे थे,
चाची आ गईं और मम्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुराई और भाभी का हालचाल लेने उनके कमरे में चली गई। भाभी उस समय पत्रिका पढ़ रही थीं। मुझे देखते ही थोड़ी संकुचित सी हो गई। बोली, आओ जरा शरीर भारी हो रहा है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, बीपी बढ़ा है। अरे भाभी, आप भी कैसा संकोच कर रही हैं? मैं हूँ न। निसंचत रहिए, मैंने शब्दों को भारी कर कहा, जैसे कह रही हूँ आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहे। अब मैं थकती नहीं हूँ, सब कुछ दिनचर्या में शामिल हो गया है। शेखर के क्लिनिक जाना और लौटते समय सब्जी, फल, दूध, ब्रेड आदि लाना, उन सब में खर्च इलाज से भी ज्यादा हो रहा है। मुझे चिंता इस बात की है कि अब पैसे भी गिनकर ही बचे हैं और दवाखाने का बिल चुकाना बाकी है। इन्हीं तनावों से घिरी होने के कारण आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कपड़े बदलते समय रुपयों का पुलिंदा वहीं कमरे में ही छूट गया था और जो छूट गया सो गया। बस गलती यह हुई कि चाय बनाने की जल्दी में वह रुपयों का पुलिंदा उठाना भूल गई। यद्यपि मुझे याद आया, मैं वो पुलिंदा लेने भागी। मेरे कपड़े तो वैसे ही पड़े थे पर वो पुलिंदा नहीं था। मुझे काटो तो खून नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। ये ड्राइंग रूम में बैठे टेलीविजन देख रहे थे, पर उस समय मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। टहलने के लिए जब बाहर निकले तो मुझे गुमसुम देखकर इन्होंने पूछा, क्या बात है? मैं चुप रही। कैसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा था। मैं चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि इन्होंने संभाल लिया और समझाने के लहजे से कहा, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, घर में आराम करो, मैं घूम फिर कर आ जाऊंगा। इस बात से इन्हें भी तो धक्का लगेगा, ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे क्या हुआ? सचमुच तुम बहुत थक गई हो। मेरी देखभाल के साथ घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ रहा है। नहीं, ये बात नहीं है। तो क्या बात है? चलो वहीं पार्क में बैठकर बताती हूँ। फिर सारी बात मैंने इन्हें बता दी। ये बोले, चिंता मत करो, जो नहीं होना था वह हो गया। अब समस्या यह है कि आगे क्या करें और कैसे करें। भैया से उधार मांगने पर पूछेंगे कि तुम तैयारी से क्यों नहीं आए। यदि सही बात बताई तो बात का बतंगड़ बनेगा। फिर ये चुप हो गए। गहरी चिंता की रेखाएं इनके चेहरे से साफ झलक रही थीं। मुझे धैर्य तो दिया पर स्वयं विचलित हो गए। संतोष जी भी हर दिन की तरह चेहरे पर मुस्कान लिए अपने समय पर आ गए। हम लोगों ने झिझकते हुए उन्हें अपनी समस्या बताई तथा मदद करने के लिए कहा। वे कुछ देर खामोश सोचते रहे, फिर बोले, मैं मदद करने को तैयार हूँ। आप परदेसी हैं, इसलिए एकदम से भरोसा भी तो नहीं कर सकता। आप अपनी कोई चीज गिरवी रख दें। जब 3 माह बाद आप लोग यहाँ दोबारा दिखाने के लिए आएंगे, तब पैसे देकर अपनी चीज ले जाना। हाँ, इन पैसों का मैं कोई ब्याज नहीं लूंगा। मरता क्या न करता। हम लोग तैयार हो गए। मेरे गले में 1.5 तोले की चेन थी, उसे देकर रुपया उधार लेना तय हो गया। संतोष जी अपने घर गए और 5,000 रुपए लाकर इनकी हथेली पर रख दिए। मैंने उनका उपकार माना और सोने की चेन उन्हें दे दी। इस घटना के बाद इनकी आंखों में उदासीनता गहरा गई। मुझे भला बुरा कहते, डांटते। मेरी इस लापरवाही के लिए आग बबूला होते तो शायद इनका मन हल्का हो जाता, पर भाई के संरक्षण में ये धोखा इन्हें पच नहीं रहा था। संतोष जी दुनियादारी की बातें, रिश्ते नातों के खट्टा मीठे अनुभव सुनाते रहे, समझाते रहे, पर इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। घर जाकर मैंने रात में इनको समझाया, समझ लो चेन कहीं गिर गई या रुपयों का पुलिंदा ही कहीं बाहर गिर गया। इस तरह मन उदास करोगे तो इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा। तनाव मत लो, बेकार अपने आप को परेशान कर रहे हो। अब ये गलती मुझसे हुई है, मुझे ही भुगतना पड़ेगा। कुछ दिन और बीत गए। संतोष जी उसी तरह मिलते, बातें करते, हंसते हंसाते रहे। बातों बातों में मैंने उन्हें बताया कि कल डॉक्टर ने एक्सरे लेने को कहा है। रिपोर्ट ठीक रही तो 5वें दिन छुट्टी कर देंगे। संतोष जी को अचानक जैसे कुछ याद आ गया। बोले, आज से 5वें दिन तो मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन? भाभी, जन्मदिन? उनका इस तरह चहकना मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन 16 तारीख है न? आप लोगों को मेरे घर भोजन करना पड़ेगा।
फिर गंभीरता से इनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, पत्नी की मृत्यु के बाद पहली बार मेरे मुंह से जन्मदिन की तारीख निकली है, 16 तारीख। ये जानकर मैं भी चौंक पड़ी। अरे उस दिन तो हमारी शादी की सालगिरह है। अरे वाह, कितना अच्छा संयोग है। संतोष जी, उस दिन यदि रिपोर्ट अच्छी रही तो आप और आपकी बेटी हमारे साथ बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, हंसते हुए इन्होंने कहा। मेरा मन कहता है कि आपकी रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, पर भोजन तो आप लोगों को मेरे घर पर ही करना पड़ेगा। इसी बहाने आप लोग हमारे घर तो आएंगे। मैंने इनकी ओर देखा तो ये बोले, ठीक है। फिर बात तय हो गई। संतोष जी खिल उठे। अब तक की मुलाकातों से उनके प्रति एक अपनापन जाग उठा था। अच्छा संबंध बने तो मनुष्य अपने दुख भूलने लगता है। हम लोग भी खुश थे। समय बीता। एक्सरे की रिपोर्ट के अनुसार हड्डी में पहले जितना झुकाव था उससे अब कम था। डॉक्टर का कहना था कि ऐसी ही प्रगति रही तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन जरूरी है। इन्हीं 2 उपायों से अपने आप को ठीक से दुरुस्त करना होगा। मुझे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हुई। ऑपरेशन का बड़ा संकट जो टला था। डॉक्टर ने दवाएं लिख दी थी। 3 माह बाद एक्सरे द्वारा जांच करानी पड़ेगी। डॉक्टर का कहना था हड्डी को झुकने से बचाना है। मैंने बिल चुकाया और डॉक्टर को धन्यवाद दिया। कुछ दवाएं खरीदी और फिर वहीं एक नजदीकी दुकान से संतोष जी को जन्मदिन का उपहार देने के लिए कुर्ता पाजामा और मिठाई का डब्बा खरीदा। फिर हमेशा की तरह सब्जी वगैरह लेकर हम घर आ गए। इन्होंने भाभी से रिपोर्ट के बारे में बताया और कल सुबह लौटने की बात कही। भाभी पहले तो तटस्थ बैठी थी, फिर चौंक कर बोली, अरे चले जाना, 2-4 दिन और रह लो। फिर अफसोस जाहिर करती हुई बोली, इस बार तो सब तुम्हें ही करना पड़ा। तुम न होती तो पता नहीं कैसे चलता। ऐसे समय नौकरानी भी छुट्टी लेकर चली गई। कहते हैं न, मुसीबत चौतरफा आती है। अरे भाभी, किया तो क्या हुआ, अपने ही घर में किया। मेरी आवाज में कुछ चिढ़ने का लहजा आ गया था। शाम को हम लोग संतोष जी के घर गए। साफ सुथरा सजा हुआ प्यारा सा घर, फिल्मी हीरोइन जैसी सुंदर बेटी राधिका। देखते ही उसने हाथ जोड़कर हम लोगों से नमस्ते किया। मैंने तो उसे अपने गले से लगा लिया और एक चुंबन उसके माथे पर जड़ दिया। इन्होंने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए आशीर्वाद दिया। मैं अपनी नजरों को चारों ओर दौड़ा रही थी, तभी संतोष जी की आवाज गूंज उठी और सबने एक दूसरे को बधाइयां दी। मैंने मिठाई का डब्बा राधिका के हाथ में और कुर्ता पाजामा का पैकेट संतोष जी के हाथ में थमा दिया। भोजन टेबल पर लगा था। हंसते मजाक करते हम लोग भोजन का आनंद ले रहे थे। हर चीज स्वादिष्ट बनी थी। हम लोग सारी औपचारिकताएं भूलकर आपसे तुम पर आ गए थे। संतोष जी कह रहे थे कि 3 माह बाद जब दोबारा आना तब यहीं ठहरना। देखो भाई, संकोच मत करना। और एक पैकेट हमारे हाथ में थमा दिया। जरूर आएंगे। आपके रुपए देने तो जरूर आएंगे। कोशिश करेंगे अगली बार ही रुपए वापस कर दें, और यदि नहीं हुआ तो क्षमा करना भाई। इन्होंने बड़े प्रेम से कहा तो संतोष जी ने इनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और बोले, कैसी बातें करते हैं। दोस्ती की है तो इसे निभाऊंगा भी, चाहो तो आजमा के देख लेना। तब तक मैंने पैकेट खोल लिया था। एक सुनहरी डब्बी में मेरी वाली सोने की चेन रखी थी। एक पल आंख मूंदी और सारी स्थिति समझ में आ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितने महान है वे, संकट से उबारा भी और रिश्ते के बंधन में भी बांधा। मैं उनके चरणों में झुकी ही थी कि उन्होंने मुझे बीच में ही रोक लिया और बोले, नहीं बहन नहीं। संतोष जी की आंखें सजल हो गईं। उनके मुंह से आगे कुछ न निकल सका। राधिका अपने पापा से लिपट गई। पापा, आप कितने अच्छे हैं। फिर हम लोगों के पास आकर वह खड़ी हो गई। ऐसा लगा जैसे समुद्र के तट पर फैले बैंगनी रंग ने जीवन के आकाश में मचान बना दी हो। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।